एक्चुअली ये दिखाने का नहीं, डायरेक्ट खिलाने का ही था। हम एक घड़ जो है हमारा एक सप्ताह 5-6 दिन चलता है। एक सप्ताह एक केले का 20-22 किलो वहां से लाके घर पे ये पकाने का पूरा अमृत मिट्टी वाला है वो तो अभी हो पाएगा। हाँ। अरे वाह, हम तो समझ गए खाना थोड़ा लेट बनेगा आराम से। संतरे का है। वाह देखो भाभी अंदर ही है, वहां से कोई अपोजिट चीज आएगी नहीं। नेगेटिव चीज नहीं आएगी। हाँ ले लीजिए, संतरा है, ले लो केले के साथ साथ। मनीष भाई बैठो, कंप्लीट खाना खाएंगे। पीछे करो, पीछे करो। खिलाना है, खाना नहीं क्या दोनों चीजें ये रोज खाते हैं यार, और एक सप्ताह में एक घड़ पूरा खाते हैं। और ये हमें बता रहे हैं कि आप भी खाना चालू करो केले। अपने यहाँ भी 1 से 1.5 घड़ पूरा एक सप्ताह में खत्म होता है। 20 किलो पूरा चाहिए। अभी उतार के ले आते हैं गाड़ी में, ऐसे ही पड़ा बहुत मार एकदम पूरा सा टाइट बना हुआ है। हाँ तो निकाल देना, हम लेके जाएंगे। हाँ है ना, कितना जितना लाद सकते हैं उतना ले जाएंगे। कितना आप ले जा सकेंगे? ट्रेन में कैसे लेके कैसे जाएंगे? ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में कैसे? क्या है, छोड़ देंगे स्टेशन के अंदर तक, हमको ट्रेन में रखना है, वहाँ तो लेने आ ही जाएंगे। वजन तो ऐसा है ही नहीं, 40 किलो तो ले जा ही सकते हैं, ज्यादा भी हो जाएगा थोड़ा पेनाल्टी दे देंगे उसको। बॉक्स पैक कर देंगे, पंजे वाला बॉक्स वगैरह देखो क्या है इसका, बॉक्स पैक कर तो अपन वहीं पे कट करके पूरा ऐसा पंजे के पंजे कर देंगे। सुबह अनिल को बोल बॉक्स लेके भैया नीचे मटके के अंदर रख के हम लोग ऊपर से मटका पैक कर दिया है टाइट, तो जल्दी पकेगा। बाहर से तो आपको पन्नी लपेटना पड़ेगी। केले की भूनी की तैयारी बताइए पहले, क्या क्या डलवाते हैं, क्या तैयारी करवाते हैं? केले में हम एक सूत्र पर काम कर रहे हैं, 70-30 खेती पर। केला तो ठीक है, इवन मतलब मेरे से जो भी जुड़ते हैं वो कोई सी भी फसल करें, उसमें एक हमने 2006 से अभी तक जो खेतियां करी उसमें एक सूत्र निकाला है, 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती। तो 70% हम जगह फिक्स करते हैं पौधे के लिए, उसकी रूट डेवलपमेंट होने के लिए। उसको फिर एक बार प्लांटेशन किया तो कभी छेड़खानी नहीं करते हैं। तो जमीन की तैयारी की अगर हम बात करें, पुरानी कोई सी भी फसल की, एक बार गहरी जुताई करके उसको थोड़ा सा धूप खिलाने का अगर सेशन है, कौन सा महीना है उस पर डिपेंड करता है, बारिश है तो कुछ होगा नहीं, उसके इवन आगे पीछे 15 दिन का एरिएशन होता है कि पलटी पलो करके हवा निकल जाए, एरिएशन हो जाए कम से कम 15 दिन। उसके बाद उसमें लक्कड़ घुमाने के बाद में पका हुआ खाद या एक हम प्रमोट करते हैं शुगर फैक्ट्री का फ्रेश मड, गन्ने की फैक्ट्री का फ्रेश मड, कितना जो आखिर का वेस्टेज रहता है जो उनके फेंकने के काम का है। हाँ जानता हूँ ना प्रश्न। हाँ तो कितना डलवाते हैं? वो फिर अगर किसी ने मृदा चेक करा लिया है, कार्बन परसेंट और पीएच क्या है, ये 2 चीज मैं देखता हूँ कि अगर पीएच ज्यादा है, कार्बन परसेंट कम है, तो फिर 10 टन तक डलवाते हैं 1 एकड़ में। केले में 10 टन, 10 टन मतलब एक बड़ा डंपर, बड़ा डंपर पूरा, बड़ा डंपर एक पूरा 10 टन का आता है। अच्छा। और अगर पीएच थोड़ा 7.5 तक ही है, कार्बन परसेंट भी ठीक है, तो 1-2 ट्राली कम से कम फ्रेश मड, क्योंकि वो पूरा स्टेरलाइज है और उसके अंदर सुक्रोज है, उसके अंदर सल्फर की मात्रा है। नहीं वो तो पता है मुझे। जमीन की तैयारी में हम फ्रेश मड लेते हैं,
उसके बाद में फिर उसको रोटा करके तो मिनिमम आधा टन तो डलवाते आधा हैं। टन से 1 टन के बीच में डलवाते हैं। काफी सपोर्ट करता है केले में। अच्छा, जो नहीं डालता और जो डालता है उसमें क्या फर्क रहता है? केले का उठाव एक अलग ही मिलेगा गुरुजी। यहाँ प्रेस मत डला है। यस, आपको कल हम रेवा का विजिट भी कराएंगे लैब का। तो टिश्यू कल्चर लैब जो टेक्नोलॉजी है, बोतल के अंदर पौधा बनता है, उस बोतल में जो मीडिया रहता है वो रहता है सुक्रोज। वही सुक्रोज आपके गन्ने के रस में जो प्रेसमेंट के साथ आपके खेत में जा रहा है। तो मैंने जहां तक समझा है कि मैक्सिमम प्लांट को सुक्रोज की अगर डायरेक्ट रूट पे अवेलेबिलिटी हुई तो पौधा स्मूथली चलता है। एक दूसरा, सुक्रोज में जैसा ही पानी लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। केले को या किसी भी प्लांट को एक तो डायरेक्ट भोजन, मतलब आप सुक्रोज के अंदर उसका क्लम को गाड़ सकते हो, वो सीधा उसकी जड़ फैला करके खाना चालू करता है। दूसरा, कोई सा ऐसा कंटेंट नहीं जिसमें आप प्लांट को गाड़ दो सुक्रोज के अलावा। तो हम टिश्यू कल्चर 5 टन ये मान लो, मतलब आधा टन आपने ये डलवा दिया, कम से कम और क्या आधा। डलवाते हैं? हाँ, और दूसरा अब फिर जरूरत से ज्यादा अगर पीएच है तो जिप्सम कितना डलवाते हो? 8 पीएच तक अगर है तो लगभग 1 टन जिप्सम एकड़ पे। 8 पीएच से कम है तो आधा टन तक या 300 केजी तक जिप्सम तो भी जाएगा। 7.5 से ज्यादा ही पीएच है अभी हाँ, सभी मान लो जगह। 5 से 10 क्विंटल तक जिप्सम और इतना ही फ्रेशमेंट, इतने ही प्रश्न। दोनों में एक मिला के करते हो कि अलग अलग छिड़कवाते हो? मिक्स करते हैं। मिक्स करते हैं। फ्रेशमेंट में मिक्स करते हैं। फ्रेशमेंट ज्यादा रहेगा, जिप्सम कम रहेगा। गोबर की खाद में डलवाते हो? गोबर की खाद फिर जिसके पास होती है घर की, उसको बोलते हैं पका करके डालना है। आपके सारे लेक्चर सुन रखे हैं, देख रखे हैं, तो वो लिंक भी शेयर कर देते हैं। कच्चा नहीं डालना है, कंप्लीट करके डालो। या खरीदना हो तो फिर फ्रेशमेंट खरीदना है, गोबर नहीं खरीदना है। तो प्रेसमेंट, जिप्सम और जरूरत मतलब दिखी तो गोबर, बस। तो जिप्सम प्रेसमेंट मुख्य है। डलवा के रोटावेटर चलवा देते हैं। रोटावेटर करके ऊपर की लेयर हो गई भुरभुरी। हाँ, अब उसमें हम 10 फीट पे नालियां करते हैं। लाइन से लाइन 10 फीट लाइन से नाली रेजर ट्रैक्टर से करना है वो 10 पे। और हम सब खेती करते हैं केले की ड्रिप से। तो केले की लाइनें रहती 5-5 फीट पे। अभी तक जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है वो हर 5 फीट पे नाली करते हैं और एक बेड बनाते हैं। वो सबसे गलत व्यवस्था मुझे लगी। हमारे ग्रुप ने भी जो R&D किया है, जो फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें हमें ऐसा लगा कि वो व्यवस्था ही डिसऑर्डर पैदा कर रही है केले में। तो हमने उसको ट्रायल्स काफी सालों से ले रहे थे। 10 फीट पे नाली करी, एक नाली एक बराबर, फिर एक नाली एक बराबर। तो ये क्या हुआ, ये नाली हुई और ये बेड बना। अब 10 फीट पर नाली करी तो नीचे 1 फीट है, ऊपर 3 फीट हो गया। ऐसा नाली फैलता है, नीचे 1 फीट है, ऊपर 1-1 फीट पसर गया, ये 3 फीट हो गया। तो 10 फीट में क्या हुआ, 3 फीट बचा, 7 फीट का पट्टा बना, फिर 3 फीट बचा, फिर 7 फीट का पट्टा बना। ये हो गया 70-30 फार्मिंग का फार्मूला। ठीक, समझ गया। 30% आपकी ऐसी जगह बन गई जिसमें आप खेत के अंदर चल फिर करोगे, हर पौधे तक पहुंच सकते हो। इस नाली में चलोगे, इधर के पौधे तक भी पहुंच रहे हो, इधर के पौधे तक भी पहुंच रहे हो। अच्छा, नाली किस दिशा में करवाते हैं? वो डिपेंड करता है कि उस फील्ड का पानी किधर निकासी है। अच्छा, हम सूर्य या इसको उतना मतलब फर्स्ट पर opposite- नहीं रखते हैं। हाँ, ढलान देखते हो। ढलान, मिट्टी क्योंकि का ग्राफ टाना। ऐसा बनेगा जो दोनों तरफ से सराउंड रहेगा। लाइन से लाइन हुई 5, पौधे से पौधा हुआ 9। ठीक, बोल रहे हैं। अब ये यहाँ पौधा लगा, अगला पौधा 9 फीट पे, लेकिन इसके सामने नहीं, तिरछा है, हाँ, उसमें जिग-जैग लगा। जिगजैग हो गया। तो इस तरफ से देखेंगे तो 4.5 है, इस तरफ से 5 है। तो वो फिर कौन सी दिशा में है वो मायना खत्म हो गया, क्योंकि सराउंड ग्राफ हो गया। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं कि पानी का ढलान किधर है। तो आपने बेड निकाल दिया, अब क्या करते हो? उसके बाद जो पौधा लगाने की विधि है, जिगजैग 5x9। और डीएपी, पोटास वगैरह? नहीं, वो बेसल में डालने का रिकमेंडेशन नहीं रहता है। फिर वो बाद में रिंग बना करके उसको पहले ही खेत के बाहर उसको कंपोस्टिंग करके फिर भट्टी लगा के फिर डालते हैं। हाँ, मिट्टी में मिला के। मिट्टी में मिला करके भट्टी लगा कर पहले उसको बाद में डालते पौधा लगाने के बाद। हाँ, तो भूमि की तैयारी बस इतना ही है। बस इतना ही, फ्रेशमेंट, जिप्सम, खत्म।
और जुताई करो, 10 फीट का पट्टा लगा के वो कर दो, प्लांटेशन करो। अब प्लांटेशन करने की एक विधि हमने निकाली है जो 100% हमें लगा कि सफल है। पौधा कोई भी व्यक्ति लगाता है तो क्या करता है, पानी एक बार चलाया पौधा लगाना चालू करता है, वो विधि गलत है। मतलब नाली में पानी लगाता है, ऊपर पौधा लगाता है। हाँ, एक तो वो गड़बड़ है कि नाली आपने मिट्टी निकाली, नाली में पानी दिया, जिसके बाद ड्रिप नहीं है। आपने उर्वरक मिट्टी को साइड में कर दिया, बराबर जमीन है 6 इंच नीचे, अब पानी दिया और फिर उसमें कुदावली डाली तो वो 6 इंच नीचे, फिर उसमें पौधा लगाया, तो जो उर्वरक मिट्टी वो तो ऊपर रह गई। तो एक तो वो विधि गलत है। तो लोग यहाँ नाली में पौधे लगाते हैं, पूरा जो ताप्ती बेल्ट है वो नाली में लगाते हैं। अच्छा, उसकी वजह हम ऊपर ड्रिप रखते हैं, जो नाली है इसके ऊपर ड्रिप लगाते हो। ड्रिप में भी बहुत सारे किसान एक ही बार में ड्रिप चला करके लगा देते हैं, तो उसकी गर्माहट और ताप और एरिएशन निकलता नहीं। हम सजेस्ट करते हैं कि आज ड्रिप चलाया, कल बंद रखो, परसों ड्रिप चलाओ, नरसों बंद रखो, फिर थर्ड बार ड्रिप चलाओगे, उसके बाद प्लांटेशन करना है, ताकि एक बार ड्रिप का पानी गया तो नीचे गया तो एरिएशन हो गया, हवा निकल गई। 1 हफ्ते बाद, हाँ, एक दिन पानी एक दिन बंद, एक दिन पानी एक दिन बंद, बाक्सा बनाते हो तो वो पूरा एरिएशन हो जाए, हवा निकल जाए और पानी पूरा भेज करके फैल जाए। ठीक है। इसमें कभी कभी गर्मी में लगता है और एक ही बार ड्रिप चलाया तो नीचे से गर्म ताप निकलता है, पौधों को जला देता है, झुलस जाते हो। एक दिन रुक करके चलाया तो फिर पौधे झुलसते नहीं है। एक तो ये चीज करते हैं लगाने से पहले। उसके बाद पौधा लगाते समय जहां पर पौधा लगाना है, वो केला हो या पपीता हो या कोई सा भी हो, तो उसको हम पंच करके पंच बाहर निकालते हैं, मिट्टी नहीं निकालते हैं। किसान क्या करता है, बस करते हैं, बस ओनली छेद किया बाहर किया, तो मिट्टी नहीं निकाली, उसमें फिर आधा से 1 लीटर पानी डालते हैं हर छेद में, उसको कीचड़ बनाते हैं। और जो पौधा है, अगर थैली है तो थैली को फाड़ना है, ट्रे है तो ट्रे को तोड़ना है। किसान क्या करता है, ट्रे में से नीचे से दबाता है, ऊपर से पकड़कर उचकाता है, तो मीडिया वहीं छूट जाए, रूट भी टूटती है, बिखर जाता है। तो उसको ट्रे को तोड़ना है, वो यूज एंड थ्रू है। ऐसा का ऐसा पौधा उठाना है जो कीचड़ बनाया है, कीचड़ को हटाया, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ दिया और कीचड़ का लेपन कर दिया। कोई सा भी पौधा अगर इस तरीके से लगाया तो 100 के 100 पौधे जिंदे रहते हैं। कीचड़ हो जाता है उन जड़ों के ऊपर कॉम्पैक्ट होने के बाद 24 से 36 घंटे के अंदर उन जड़ों को मिलती है गर्माहट मिलती है, तो तुरंत 72 घंटे के अंदर जड़ें वापस बाहर फेंकता है और पौधे का नया पत्ता बाहर आता है। किसान करता है दूसरे तरीके से, गड्ढा किया, मिट्टी निकाला, पौधा रखा, ये कड़क मिट्टी उसको दबाई, फिर पंच किया, तो जितनी भी उसकी रूट है वो क्रैक होती है, और नरम कीचड़ है उसमें सॉफ्ट तरीके से रखा और कीचड़ को फैला दिया, तो वहां की हवा गायब हो गई। अगर वहां नीचे हवा है तो पौधा चलने में लेट होगा। ठीक है, मैं समझ गया। इस तरीके से प्लांटेशन करते हैं। ये थोड़ा हमने 70-30 में यूनिक किया, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। ये कब से कर रहे हैं वाला? काफी समय हो गया हमको, लगभग 8-10 साल से। हाँ, इसके साथ फिर हम ड्रिप डालते हैं अंदर की साइड, अंदर मतलब जो नाली है 10 फीट पे, इसके ऊपर ड्रिप आ गई। अब यहाँ पर जो पौधा है इसकी ड्रिप राइट में आ गई, यहाँ पर जो पौधा है इसकी ड्रिप लेफ्ट में आ गई। अब इनका जब पानी चलेगा तो यहाँ एरिएशन होगा, गीला होगा, और बाहर की साइड हवा निकलेगी। तो जो नाली है वो जगह हमेशा सूखी रहना चाहिए, और अंदर का पट्टा है वो हमेशा मॉइस्चर वाला रहना चाहिए। अब प्लांटेशन से लेकर लास्ट कटिंग तक या कभी भी इस जगह पे कभी कल्टीवेशन नहीं होगा। ठीक, इनर बेल्ट पे कल्टीवेशन नहीं होगा, आउटर में आपको जब जितना करना हो करते रहो, मिट्टी लगाना हो इधर से लगाओ, जो करना हो इधर करो। ये किसान के लिए 30% जगह, ये 70% पौधे के लिए जगह। पहला प्लांटेशन किया तो जब तक वो खेत खाली नहीं होगा तब तक उसकी रूट चलने के लिए वो जगह ढीली रहेगी, और यहीं पर बायोमास आच्छादन ड्रिप के नीचे इनर पे, हाँ 70% जगह पे बायोमास आच्छादन। ये बेसिक सूत्र है जो हम 70-30 फार्मिंग में फॉलो करते हैं। फिर वो कंद लगाते हैं या टिश्यू का पौधा लगाते हैं, या पपीता भी ऐसे ही, केले भी ऐसे ही। फर्टिलाइजर का कैसे करते हो? फर्टिलाइजर का मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है BFS का, जो बड़े भैया ने बनाया है, वो हम करीब 10-11 साल से यूज कर रहे हैं उसको। कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो हम उसका बायोडाटा लेते हैं। एक तो उसकी जमीन कैसे है, उसका pH क्या है, कार्बन % क्या है, वो पानी जो यूज कर रहा है उसका pH क्या है, उसका TDS क्या है,
हम ये भी मिट्टी जानते में हैं। और पानी में दो ही चीजें लेते हैं, ज्यादा चीजें हम लेते नहीं सॉफ्टवेयर में डालने के लिए कि पूरा टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता है। वो सॉफ्टवेयर में हमने थोड़ा सा लचीलापन रखा है कि पीएच और कार्बन से मैक्सिमम चीजें दे देता है। उसके बाद में पिछले साल वहां कौन सी फसल थी, इस साल कौन से महीने में लगा रहे हो, मिट्टी काली है कि पीली है कि भूरी है, आपका बजट क्या है, क्योंकि हर किसान का बजट अलग रहता है। फिर उसको पूछते हैं कि आपको रसायन पूरा चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए या रेसिड्यू फ्री चाहिए। फार्मर जो इच्छा जाहिर करता है, हम प्रिपेयर करते हैं रेसिड्यू फ्री, कि कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खेत में न जाए, पौधे को फर्टिगेशन तो करना पड़ेगा, तो उसके माध्यम फिर बतलाते हैं कि किसमें से क्या मिलेगा। दूसरा मोबाइल पीछे डीएपी और पोटास भी डालवाते हैं, जहां आवश्यकता लगती है उठाव नहीं है तो डीएपी पोटास खेत के बाहर ही भट्टी लगा करके कंप्लीट करते हैं। फिर प्लांट की ड्रिप के नीचे कैसे लगाते हैं? जैसे किसी प्लांट में 1 बोरी डीएपी की आवश्यकता है, तो हम पहले किसान को बोलते हैं खर्चा आधा करो, उस बोरी को आधी करो। हमारा सूत्र ही है, किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा, इस सूत्र पर काम करते हैं। तो जहां भी 1 बैग डीएपी की आवश्यकता है वहां पर हम आधी बैग डीएपी करते हैं, और जितना खाद है उसका 3 गुना मिट्टी या गोबर या कंपोस्ट उसमें मिक्स करते हैं। जैसे 25 किलो डीएपी तो 75 किलो मिट्टी या गोबर या मिक्स फर्टिलाइजर। कितने दिन रखते हैं उसको? उसको 3 से 4 दिन रखते हैं नम करके। अगर मिट्टी है तो उसमें गुड़ गोबर गोमूत्र भी डालते हैं, नीचे प्लास्टिक ऊपर से फिर पूरा सील करके उसको रखते हैं 3 से 4 दिन। फिर एक बार खोलते हैं, रात भर उसको क्रैक करके हवा निकलने देते हैं, फिर सुबह वापस एक बार गुड़ गोबर गोमूत्र करके रखते हैं। तो ये प्रक्रिया 7 दिन चलती है। पोटाश को भी ऐसे डालना है, एसएसपी को भी ऐसे डालना है, डीएपी को भी ऐसे डालना है, 12 32 16 10 26 26। यूरिया और आपका अमोनियम सल्फाइड या कैल्शियम नाइट्रेट इनको छोड़ करके बाकी जो भी बेस्ट फर्टिलाइजर है उनको ऐसे ही भट्टी बना करके, तो उसका काम एक तो 2 से 3 गुना हो जाता है। आपका जो 1 बैग है वो 3 बैग का काम करता है। क्योंकि मैंने जहां तक देखा और समझा था कि फास्फोरस जब खेत में जाता है तो 6 से 7 पीएच के बीच में अपटेक होगा, और 1% से ज्यादा कार्बन परसेंट होगा तो अपटेक होगा, वरना वो अपटेक भी होगा तो 20% लगेगा, 80% तक फिक्स होगा। जब भट्टी लगा करके करते हैं तो उल्टी प्रक्रिया हो जाती है, 80% तक लगता है यूज होता है। हाँ। कब से कर रहे हैं ये प्रैक्टिस? 8-10 साल हो गए इसी यही तरीके से गाइड कर रहे हैं हम। फर्टिगेशन देने का तरीका भी यूरिया है। को कैसे दिलवाते हैं? यूरिया आवश्यकता के हिसाब से मैक्सिमम ड्रिप है हमारे पास, तो माइक्रो इरिगेशन में हम लेके जाते हैं। जैसे 1 एकड़ पे 2 किलो यूरिया 1 घंटे के अंदर चलाना है, तो वो बहुत कम हो गया प्रतिदिन का। एक साथ पूरा बेगिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, वो 100% घुलनशील है, वो ड्रिप से चले भी जाएगा। इस तरीके से हम उसको एप्लीकेशन में करवाते हैं। तो साल भर में कितना यूरिया मान लो औसत किसान डाल देता है? ले लीजिए आप। इसका फसल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन केले के अंदर जो मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 1 एकड़ में 6 बोरी तक जाता है, मतलब 300 केजी तक। 300 केजी यूरिया? हाँ, 1 एकड़ में मैक्सिमम की बात करी जाए तो 300 साढ़े 300 केजी तक जाएगा, और एवरेज बात करी जाए तो लगभग 150 केजी तो लगता ही है अभी की जो फार्मिंग हो रही है साल भर की। और डीएपी? डीएपी भी लगता है आपका, अगर दूसरा कोई भी सूत्र नहीं यूज कर रहे हैं कि 1261 या फास्फोरिक एसिड या इस तरह का कोई भी एसएसपी मतलब फास्फोरस के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, तो लगभग 300 केजी 1 एकड़ पर। अच्छा, मतलब 6 बोरी डीएपी 6 बोरी यूरिया। और पोटाश ज्यादा लगता है 9 बोरी। 9 बोरी 6 9। अच्छा, ये एवरेज आइडियल बताया, बहुत से फार्मर इससे ज्यादा भी डालते हैं, बहुत से कम भी डालते हैं। मैं बताओ, जैसे ये 2 किलो पर डे रहा आपका यूरिया का, डीएपी का क्या रेशियो है 6 बोरी का? 6 दूनी 12 यानी 25 किलो पट्टी लगा करके हम 15 दिन की साइकिल पे लेते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो कितने कितने दिन में गैप में डलता है डीएपी?
डीएपी जैसे प्लांट स्टार्ट हुआ 15 दिन का हुआ तो भट्टी लगा करके पहली रिंग, फिर 15 दिन का हुआ दूसरी रिंग। रिंग मतलब हर पौधे के चारों तरफ डालते हैं। जब छोटा रहेगा तब चारों तरफ, बड़ा हो गया तो जिस तरफ ड्रिप है फिर उस तरफ उधर डाल दो। थोड़ा एक 3 महीने का हो गया उसके बाद ड्रिप की तरफ 3 महीने होने तक रिंग बना करके, ताकि उसके विकास के साथ साथ वो फैलता रहे। पूरे खेत में डालने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कम खाद में ही वो पोषित ज्यादा होता है। अच्छा, पोटाश को कितने बार डालते हो? 9 बोरी यानी? पोटाश शुरुआत से आखिरी तक बराबर रहेगा। 15 दिन में कितना डालता है? ये लगभग पर डे का 2 किलो पोटाश लगाने से लेकर कटने तक पोटाश इक्वल चलेगा। 2 किलो पर डे का पर डे। मान लो 15 दिन में डालता है 30 किलो डालना 30 पड़ेगा किलो 1 एकड़ पे। और फास्फोरस का रहता है डीएपी का कि फ्लावर आने तक, मतलब 6 से 7 महीने तक। उसके बाद फास्फोरस की रिक्वायरमेंट आवश्यकता उतनी रहती नहीं है। और नाइट्रोजन भी फ्लावर आने तक 70-80% हो जाता है। फ्लावर आने के बाद नाइट्रोजन 20% जाएगा। ठीक। और पोटाश पहले दिन से आखिरी दिन तक। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या देते हो? माइक्रो न्यूट्रिएंट में मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूँ, जरूरत लगती है तब रेकमेंड होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि पहले रेकमेंड करते हैं बायोमास आच्छादन, उसके ऊपर ड्रिप, और हर 15 दिन में गुड़ गोबर गोमूत्र गो कल्चर। ये अगर फार्मर करता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती ही नहीं केले में, जरूरत ही नहीं लगती। बायोमास आच्छादन और हर 15 दिन में बैक्टीरिया गो कल्चर। तो अब मान लो कोई किसान जिंक डालता है, हाँ, मतलब डाला किसी ने, वो फील्ड की आवश्यकता के हिसाब से फिर रेकमेंड करना पड़ता है। फर्क दिखता है? हाँ बिल्कुल दिखता है। अच्छा, फील्ड की आवश्यकता मतलब बहुत सी फील्ड है। जैसे अभी क्या है, सिक्का फंगस आया कई तरह का, सिकाटोका फंगस है कि वायरस है? फंगस है, ये हवा में फंगस है, एयरबोर्न फंगस है सिकाटोका। एयरबोर्न फंगस है। हाँ, हवा में इसकी फंगस फैलती है। अगर हमने हमारे खेत में कुछ भी कर लिया आज, हवाएं चल रही है रोज, हर पल चल रही है, पास के खेत में सिकाटोका है, यहाँ की दवाई का असर खत्म हो वापस आ जाएगा। अच्छा, और वो सीवीएम क्या है? सीवी, हाँ वो वायरस है। क्या नाम है उसका? कुकुम्बर मोजेक वायरस, CMV। ये कुकुम्बर मोजेक वायरस है। इसका अटैक कहाँ पर होता है? ऊपर की पहली पत्ती से, जो नए पत्ती दिखना चालू होता है, सेंटर पोंगा, लेकिन अटैक होता है गुठली पे। अच्छा, इसका साइंटिफिक डेटा जितना आप उठाएंगे उसमें कोई इलाज नहीं है। आया, पौधे उखाड़ कर बाहर करो, गड्ढा करके जला करके गाड़ कर बंद कर दो। अच्छा। लेकिन हम पिछले 5 साल से डेटा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो हमने हमारे खेतों में किया है, किसानों ने 100% इलाज मिला है। अच्छा, कैसे? जो किसान गहरे गड्ढे में लगा रहे हैं, जिन किसानों के यहाँ रिपीट वही फसल आ रही है, जिन किसानों के यहाँ जमीन में फंगस ज्यादा है, उनके यहाँ आता है। जब बारिश ज्यादा होती है तब आता है। जो किसान मोनोक्रॉपिंग कर रहा है, सिंगल फसल ले रहा है, उनके यहाँ आता है। हमने मिक्स फसल करवाई, केले में बीच में भी लगवाते हैं। यस, हमने मिक्स फसल कराई, सोयाबीन और केला। एक किसान के यहाँ CMV नहीं, वहीं उसी मेड़ के पास में जहाँ सोयाबीन नहीं है वहाँ CMV। एक ही खेत, बिना सोयाबीन के और सोयाबीन के, CMV 100%, CMV 0। सोयाबीन CMV को रोक रही है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। कई सारे मेरे वीडियोस हैं नांदेड़ के, और एग्रोनॉमी और जिनके शोध हुए हैं। सोयाबीन को कहाँ लगाते हो आप? मान लो 7 और ये तो चल रहा है, जैसे लाइन से लाइन 5 हो गई, नहीं 2.5 फीट पर बीच में का है। हाँ, तो इनर में लगाते हो कि आउटर इनर दोनों में? इनर में कितनी लाइन लगती है? 2 लाइन लगेगी ना आराम से। तो 2 और 2 4 हो जाएगी, इधर 2 इधर 2। ये केला लगा है, इसके अंदर एक लाइन आ गई, इसके अंदर एक लाइन है, ये सेंटर में आ गई, ये 2 लाइन हो गई। अब ये रीजन पता नहीं क्या है, लेकिन जिन खेतों में सोयाबीन था वहां आया ही नहीं। कितने बार हुआ ऐसा? कितने? अनेकों बार मिक्स क्रॉपिंग। हाँ, अब इसी का द्वंद है कि एग्रोनॉमी साइंस बोलता है कि अगर आपके खेत में कोई भी फसल या होस्ट है तो वहां आएगा, हमने लगाई तो वहां आया नहीं। ये दोनों रास्ते ऐसे विपरीत है। क्योंकि इसमें वायरस तो सोयाबीन में आता है पर नहीं आया, केले में नहीं आया। सोयाबीन में तो दिखता है वायरस, वो पीले पत्ते होकर पूरा वो खत्म भी हो जाता है। खत्म तो प्रोडक्शन नहीं आता उसमें? आता है प्रोडक्शन सोयाबीन में। वो तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल जैसी जीना था वो जीता है। लेकिन सोयाबीन से हमको रिजल्ट मिला है कि CMV रुका है। दूसरा हमको रिजल्ट मिला है, जैसे ही
बारिश अधिक हो रही है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग कराते हैं जड़ में। अच्छा, जड़ का शुद्धिकरण चाहिए तो वायरस आता नहीं, पानी का ड्रेनेज चाहिए तो वायरस आता नहीं। तो आप जड़ में ट्रीट करते हो ब्लीचिंग पाउडर? यस। कितना पाउडर कितना पानी रहता है? छोटा पौधा रहता है तो 200 लीटर पानी में आधा से 1 किलो ब्लीचिंग सीधे जड़ में, हाँ वो 200 लीटर पानी वाला सीधे जड़ में जाएगा, अच्छा, लगभग 200 ग्राम अच्छा, सीधे जड़ में। हाँ। चलो ठीक है। ये जो पानी रुक जाता है, जो सड़न पैदा करता है, ऐसी परिस्थिति में वहां पर गुठली में फंगस लगना चालू होती है, उसका असर दिखता है सेंटर पोंगे पर, वो तलवारी ठीक बांध है, देता वो है। जो नीचे जो तना के नीचे है हाँ, उसको उदा। गठरी बोल रहा हो। उसको गठान बोलते हैं। तो वो गठान अगर कीचड़ में ज्यादा दिन है, वो अपटेक नहीं कर पा रही है, उसका पानी का ड्रेनेज व्यवस्थित चाहिए। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर देने के साथ साथ हम उसके साइड से हल चलवाते हैं अच्छा, ताकि पानी का ड्रेन हो, निसरा हो जाए। पानी जहां जहां रुकेगा वहां सीएमवी आता ही है, आएगा ही। अच्छा, साथ में एक और भ्रांति है मार्केट की, हम अलग तरीके से जा रहे हैं, हम सीबीआरजी को फॉलो कर रहे हैं, मिट्टी का स्प्रे करते हैं, वो सब सरफेस सॉइल और हाँ, सब। पता है। तो मार्केट बतलाता है कि आपको सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीटों वाली दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए, तो माइट्स, थ्रिप्स वगैरह आएगी नहीं, तो उसमें सीएमवी इंजेक्ट नहीं होगा। हमने देखा है कि जिन जिन पौधों पर सीएमवी है, फिर हमने सिस्टेमेटिक जो पब्लिक ने स्प्रे किए उन पर तुरंत फैल गया, क्योंकि वो पूरी बॉडी में जा रहा है। और जिन जिन प्लाटों में मिट्टी का स्प्रे किया वहीं पर रुका, क्योंकि पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, मिट्टी का स्प्रे, जड़ में ड्रेंचिंग, साइड से क्रैकिंग ताकि एरिएशन हो। एक साइकिल पूरा किया तो सीएमवी आया हुआ भी ठीक हो रहा है। और 70-30 खेती का जो प्लेटफॉर्म है, ये कचरा मल्चिंग, तो यहाँ से एरिएशन चालू है, और यहाँ पर नाली, तो यहाँ से ड्रेनेज चालू है, पूरा पानी बह के जा रहा है। तो ऐसे प्लाटों में आता ही नहीं, आया तो मौसम बदलने के साथ, जब सीएमवी आने का टाइम है जुलाई 15 से लेकर के सितंबर तक। अच्छा, जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी बारिश ज्यादा हुई 15 जुलाई के बाद, शुरुआत में नहीं, 15 जुलाई से लेकर सितंबर तक। तो जैसे ही 15 सितंबर के बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है, आपका अगर 70-30 फार्मिंग का वो बेड वगैरह बना हुआ है, ऑटोमेटिक ठीक होता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एरिएशन हुआ, पानी का लीचिंग हुआ, ठीक हो जाता है। और कौन सी बड़ी बीमारी है सिकाटोका और सीएमवी के अलावा? सिगाटोका सबसे बड़ी है, उसको ग्राफ बड़ा लेंगे तो आती ही नहीं है, हम कल देखेंगे प्लाटों पर जाकर के। एक सबसे गड़बड़ी ये हो चुकी है कि ग्राफ लेते हैं पास में किसान 5x5, तो वो पत्ते के ऊपर पत्ता ओवरलैपिंग होता है, तो जो पानी ड्रिप से चल रहा है उसको भाप बन के जो ऊपर आया उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। ग्राफ एक्चुअल में लेना चाहिए 5x7 से ज्यादा, 35 स्क्वायर फीट से ज्यादा। उन प्लाटों पर आती ही नहीं है। आई तो कब, जब ज्यादा बारिश हो रही है, हवा में बहुत नमी है तो आती है, तो जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, नमी कम होती है, वापस ठीक हो जाती है। तो पौधे बेचने वालों का ये साइकिल है कि ज्यादा पौधे लगवाना 5x5, तो उन खेतों में कभी सिगाटोका जाएगा नहीं, कितना ही प्रयोग कोई कर ले। 8-8, 10-10 स्प्रे करते हैं, सिगाटोका जाता नहीं। अब मैंने देखा पूरा बर्बादी हो रहा है, पूरे बर्बाद हो रहे हैं। पूरा तो एक तो सिगाटोका है, दूसरा सीएमवी है, तीसरा इसका भौतिक उपाय ही है कि 7x5 में लगाओ कम से कम, जी जी। सही तो 5x9 है, अच्छा, 5x9 मिनिमम 5x7, 5x8, 5x9 ये ग्राफ लेना चाहिए। किसान 5x5 करता है। और ये जो फंगीसाइड वगैरह डालते हैं, इससे कोई बहुत उसका हल नहीं है? वो फंगीसाइड केवल दुकान चलाने के लिए है और मन समझाने के लिए है, अच्छा, कोई इलाज ही नहीं है उसका। आज आपने फंगीसाइड डाला, कल हवा दूसरे के खेत से वापस आ रही है, परसों फिर फंगीसाइड डालना पड़ेगा। वो हवा में फंगस है, एयरबोर्न फंगस बोलते हैं सिगाटोका, वो फैलती रहती है हवा में, जितना नमी रहेगा अंदर उतना फैलेगा। उतना फैलेगा। तो सफोकेशन हटाना पड़ेगा उस प्लॉट से। ये भी एक गणित समझ में आया। अच्छा, तो एक ये है, दूसरा कोई भौतिक या और कोई उपाय आपने किए हैं क्या? एक तो दूर दूर लगाना ये हो गया, हाँ, इसके अलावा कोई उपाय और? इसके अलावा मिट्टी का स्प्रे ओनली, सीबीआर और बॉर्डर ऊपर करते हो कि नीचे करते हो? बॉर्डर पे गन्ना घास लगानी है, अच्छा, पूरी खेती को पैक करना है, अंदर केला दिखना नहीं चाहिए, गन्ना घास यानी ये जो होता है हाथी घास, ज्वारी हाथी घास जैसा, ताकि बाहर के कोई भी गड़बड़ियां खेत के अंदर न जाए। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल रहे अंदर का,
एक बिहार में बहुत बड़ी समस्या है पनामा वीट, वही चालू हो गई है सूरत में, क्योंकि सूरत में बहुत हेवी ब्लैक सॉइल है कामरेज के पास में। और जो फार्मर पनामा विल्ट यानी वो जड़ से निकलता है क्या? जड़ से ऊपर ऐसा सिगरेट जैसा निकल जाता होगा मुख्य, पूरा का पूरा प्लांट डैमेज हो जाता है, सिगरेट जैसा निकल जाता होगा जो बीच का जो होता है। वो सोइल बोर्न डिसीज बोलते हैं उसको। उसका इलाज भी हम ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, मिट्टी का स्प्रे भी यही होगा जैसे आप CMV कर रहे हो। सेम सेम। अच्छा मुझे अभी ये बताओ कि जैसे प्लांट में बहुत अच्छा ग्रोथ हो, हाँ, तो इसके लिए क्या और क्या मतलब करते हो कि मतलब बढ़िया ग्रोथ हो? सही से बातें वही आप वाली है, सही से मॉइस्चर मेंटेन हो। एक्चुअली केले का जब नाम आता है तो किसान समझता है ज्यादा पानी, वो सबसे बड़ी गड़बड़ है। केले में चाहिए ताजा पानी, ज्यादा नहीं, ताजा। आज दिया उसने निकल जाना चाहिए, कल वापस देना है, उसने निकल जाना चाहिए, परसों वापस देना है। तो ऐसी व्यवस्थापन वहां करिए। अच्छा, तो जो डालेंगे वो अपटेक होगा। केले में जो है व्हाइट फ्रूट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यस, उसके लिए क्या प्रयास होते हैं? बायोमास अच्छा देना, व्हाइट फ्रूट बढ़िया आ जाएगा। बहुत बढ़िया। बाकी सारे साधन तो फिर दुकान के पास जाना है। अच्छा, बायोमास के अलावा और कुछ नहीं है? सबसे बढ़िया बायोमास अच्छा देना, ऊपर तक आ जाती होगी पूरी पूरी फिर। अच्छा, और कोई भौतिक उपाय? बायोमास किसका करते हैं? गेहूं का कचरा जो चिपक जाता है, ऐसे कचरे को छोड़कर कोई सी भी बायोमास बॉडी जो ढीली रहे, हवा अंदर बाहर आ जाए, एरेशन रहे। एरेशन। और सोयाबीन का चलता है क्या? सोयाबीन का सब चले, सोयाबीन, मक्का, अच्छा ये बताओ, जैसे आप रिकमेंड करते हो तो कितने किसान आच्छादन करते हैं? बहुत कम करते हैं, रिकमेंड आप कम करते हैं 5 से 10%। लेकिन अब कोरोना काल में जब कमरें टूटी, अब रिकमेंडेशन जो मैं कर रहा हूँ वो 25 से 30% पे फॉलो हो रहा है। कोरोना के बाद में जब केला खेत में खराब हुआ, माल बिका नहीं, सब कुछ अब, और व्यापारी अब बोलता है कि जहाँ बायोमास आच्छादन है वो केला चाहिए। केले में वजन ज्यादा है। हाँ, जैसे हमने देखा कि 10 फीट का खाम है, अमूमन खाम कितना 4 फुट का रहता है कि 5 फुट का रहता है? 3 से 5 के बीच में। 5 फुट का खाम है। अभी किसी में वजन निकल रहा है जो है 15 किलो, किसी में निकल रहा है 35 किलो। अमूमन कितना किलो का रहता है खाम? एवरेज इन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 20 किलो के ऊपर नीचे रहता है। अच्छा, दक्षिण भारत में जाएंगे तो 35-40 किलो हो जाएगा। यूपी में जाएंगे मैंने क्या है वो जो है है कम लागत की खेती वाले का देखा था, खाम तो अच्छा दिख रहा था पर वजन बहुत कम आया था। उसके कई सारे कारण हैं। मैंने ये बेसिक जो टिप्स बताई, अंदर ड्रिप, कचरा मल्चिंग, इसके बाद एक चीज और मायने, हाँ एक चीज और मायने रखती है कि जो मेन पौधा है इसके नीचे पील इसके आते हैं, बच्चे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, 90 दिन में जितने बच्चे आए सबको काटना है, उसमें होल गिराना है। होल कैसे गिराते हैं? एक वो बोर बनाया है आधा इंच का, आधा इंच नली का, उसको डालना है, घुमाना है तो कटका बाहर आ जाता है। उसको सकर ड्रिलर बोलते हैं। उसमें ड्रिल करना है, छोटी मशीन है, छोटा सा पाइप है, पाइप अंदर डाला, घुमाया तो बीच का सेंटर बाहर आता है। कुछ लोग केरोसिन डालते देखा मैंने। हाँ। क्या है केरोसिन? तो वो होल करने के बाद उसमें फिर थोड़ा सा केरोसिन या मतलब यूरिया डाल सकते हैं। तो वो जो साइड के पील है उनको रोकना है भोजन लेने से, तो आपका वेट अच्छा आएगा। ये भी एक कारण है। दूसरा, आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि फल आते तक पत्तों की संख्या ज्यादा रहे। तो बात वही आती है 35 स्क्वायर फीट के ऊपर और सराउंड ग्राफ। किसान जो पूरे भारत में केले की खेती कर रहा है वो 25 स्क्वायर फीट पे लगा रहा है, पत्ते ओवरलैपिंग है। फल आते समय उसके जिस दिन फल आया उस दिन 12-13 पत्ते रहते हैं और माल कटने वाले दिन 4 पत्ते रहते हैं। छांव वाले पत्ते सब डल हो जाते हैं, जिसमें धूप गिर रही वो रहेगा, अंधेरे में छांव में वो नीचे गिर जाता है पत्ता। पहले क्या है कि जब वो फल आता था तो लोग नीचे के हरे पत्ते को काट के उस पर चढ़ाते थे। हाँ। मैंने देखा है बचपन में। पहले पत्ते हरे रहते थे, जैसे अब क्या है पत्ते सूख जाते नीचे के, पीले पड़ जाते, पहले नहीं होते थे जी। पहले हरे रहते तो उसको काट के ही ढकते थे। मैंने देखा है। सही है। ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हो रहा है? जमीन होगी कॉम्पैक्ट नहीं। अच्छा, हाँ, वो कॉम्पैक्ट है। खेती करने का तरीका गड़बड़ है। हाँ, जितने एग्रोनॉमी सिखाने गए किसानों तक, हाँ, वो सिखाने गए या तो पौधे बेचने वाले या खाद बेचने वाले। हाँ, एक्चुअल सिखाना किसने चाहिए था
जो माल खरीद रहा है उसको क्वालिटी कैसे चाहिए और केले को क्या चाहिए, वो इस तरह की एग्रोनॉमी ने सिखाना चाहिए था। सिखाने वालों की लॉबी गलत थी। तो अभी जमीन हो गई है टाइट, ग्राफ हो गया छोटा, तो वो जड़ें हो गई है कॉम्पैक्ट जगह पर, तो जड़ें नहीं है, तो इस वजह जड़ें से नहीं, तो नीचे की भोजन पत्ती अपटेक सूख करने की विधि कम है। और फल जैसे ही आता है तो नीचे से भोजन नहीं आया तो फल अपने पत्तों से भोजन निचोड़ने लगता है, तो नीचे के पत्ते ऑटोमेटिक झुकना चालू होते हैं, पीले पड़ना चालू होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन अपने फल को दे रहे हैं। मेरे घर में जो है कुएं के पास है, हाँ और एक ही शक्कर से लगाए थे, उसमें 45-50 से ज्यादा अभी हैं। हाँ। तो पूरा ऐसा घेर लिए हाँ। और क्या होता है, जो बहुत छोटे रहते हैं वो हम हटाते रहते हैं हर महीने 1.5 महीने में, लेकिन फिर भी 50 हैं और एक ही जगह है, लेकिन सब में फल बराबर आते हैं। आते ही हैं, आएंगे ही। हाँ, सब में, केलों की है ना। सनलाइट प्रॉपर। मैं किसानों को अच्छा, ये कहता बताओ, हूँ, जैसे फल तोड़ने के बाद एक और है, जैसे फल तोड़ने के बाद जो है, अब कुछ लोग पौधे को आधे काट के गिराते फिर गिराते हैं। वो भी गलत प्रक्रिया है। हाँ, फल कटने के बाद उस पौधे को वैसा ही छोड़ो, ताकि वो पूरा अपने आप रिवर्स हो और अपने बच्चे को भोजन दे। तो आपको आगे कोई खाद देने की जरूरत नहीं। मैंने ये जो खाद बताया यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये पहली फसल के लिए, बाद में एक दाना फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं, पोटाश भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कचरा मल्चिंग और ह्यूमस चलाना है बस। अच्छा, तो पहले साल मान लो एक पौधा है, तो अगले साल कितना रखेंगे उसको? एक ही रखेंगे, एक ही रखेंगे। उस साइड में मतलब एक और एक बच्चा, दूसरे जो आएंगे उनको किल कर देंगे। हाँ, मतलब एक ही एक और रखेंगे। एक बच्चा। तो जब हम फसल काटते रहते तो बच्चा कितना ऊंचा होना चाहिए? जिस दिन माल कट रहा है उस दिन 7 फीट की हाइट बच्चे की होना चाहिए, 7 फीट होना और चाहिए। जिस दिन पहला कट रहा है उस दिन तीसरा छूटना चाहिए। अच्छा, तो आप हर 6 महीने में केले की कटिंग ले सकते हो। ग्राफ बड़ा होना 8 फीट 9 फीट के। 5x9, हर 6 महीने में नया बच्चा रखा, ये जैसे ही कटेगा ये 6 महीने में फल कटेगा, ये जिस दिन कट रहा है उस दिन तीसरा रखना है। चलो ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने मोटी मोटी खेती की जो है फसल शस्य क्रिया समझ ली। जी। अब इसमें क्या है, मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से, जी। जैसे अभी आप जैसे कल्चर पहले डलवाते थे क्या 4-6 साल पहले? तो पहले तो हम सीख ही रहे थे, 10 साल पहले तो सीख रहे थे हम। अच्छा, अभी सीखते सीखते पिछले करना 2 चालू साल, हो गया पर- 2 साल पहले तक कल्चर, कितना कल्चर डलवाए हैं? गोक्रपा, डिकम्पोजर वगैरह। डीकम्पोज तो वो जब डब्बी 20 रुपए वाली आई तो सभी डालना चालू हो गए। हाँ। उसमें हमारा कोई योगदान ही नहीं है, और वो अच्छी उससे कुछ चीज फर्क दिखा क्या? है। फर्क डीकम्पोज से फर्क है। मतलब जो बैकलॉग जिन जिन जगहों पर थे जहाँ पीएच ज्यादा थे, जो हार्डनेस थी, जैसे वो रिलीज होना चालू हुआ, अपटेक बढ़ना चालू हुआ। अच्छा, ये बताओ, काली मिट्टी के बजाय अगर पीली मिट्टी या लाल मिट्टी है तो वहाँ इसका केले का केले का उठाव ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा पीली अच्छा में, है, पीले में। और लाल में 2nd नंबर और काली में 3rd नंबर। अच्छा, तो एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो मुझे समझ में आता है, डिसीज मैनेजमेंट और इस सब का जो है कैसे करना चाहिए, भूमि की तैयारी, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं जो ऐड करने की, ठीक है। क्योंकि मैं पिछले बार भी केला देखा, अभी भी केला देखते आ रहा हूँ, तो जो मेरे दिमाग में था मुझे था कि आपसे समझना है। अभी तक आपने तो केला देखा होगा साइडों पर आपके हिसाब से। हाँ, कल हम 70-30 वाली साइडें देखेंगे। पहले साल का, 3 साल का, 5 साल का, एक ही बार केला लगाकर अनेक बार कैसा है, बाद में कभी पौधा लगाना नहीं पड़े, सारी साइडें देखेंगे कल। ठीक है, देखते हैं, पता उससे और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको। तो केले का जो है, जो आपने बताया कि उसके चारों तरफ वो करके लगाना है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। केले का जो जमीन की तैयारी है, वो जो मैंने सोचा है, अभी हर जगह मिट्टी में कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, और जिसको आप बोल रहे हो क्षारीय मिट्टी 8 pH, दरअसल वो एसिटिक फूड के लक्षण हैं। जैसे नींबू होता है, उसको जांचोगे तो 2.5 pH भयंकर एसिड, लेकिन पियोगे तो अल्कलाइन हो जाएगा। तो ऐसी ये जो है, जहाँ जहाँ की मिट्टी में 8 pH जा रहा है, समझ जाना वहाँ का कॉम्पैक्टनेस बहुत है, और वहाँ फास्फोरस बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया। और जहाँ फास्फोरस ज़्यादा होगा वहाँ तना जो है लचीला, चमकीला और आलसी होगा। तना कमजोर होगा, हवा चलेगी तो गिरेगा, चमकीला होगा, चमक अच्छी दिखेगी, पत्ते में भी अच्छा दिखेगा, पर वो पत्ता काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसमें फास्फोरस ज़्यादा है वो काम नहीं करेगा। वो 2 घंटा प्रकाश संश्लेषण करेगा, करना चाहिए 8 घंटा। सुबह 4 घंटा, सुबह जो है 6, 7, 8, 9, 10,
और शाम को होना चाहिए 3-4 मुझे बार। पता कैसे चलेगा ज्यादा हो गया कि कम हो गया? जिसकी मिट्टी कॉम्पैक्ट है, जैसे आपकी मिट्टी पूरी कॉम्पैक्ट है, हाँ। ज्यादा है, पानी डालोगे तो लपसी बन जाएगा। जैसे आप ये एक ढेल ले आओ इतना बड़ा, कटोरी में रखो, पानी डालोगे थोड़ा पूरा लपसी हो जाएगा, अब मैं- पानी निकलेगा। इस मिट्टी में हम लोग जब खड़ के अभी सारा शब्द देख रहे थे, इस मिट्टी के अंदर ये स्थिति है कि यहाँ तना ही नहीं बनता है। कहाँ पर? आज हम लोग जो नीचे की साइड गए, वो विशेष परिस्थिति है, उसको अपन अभी फिर से करेंगे एनालिसिस। मैं जो कॉम्पैक्ट मिट्टी की बात कर रहा हूँ कि अमूमन अभी क्या है, इधर से लेकर पूरे देश भर में मिट्टी कॉम्पैक्ट है। हाँ, ऐसी मिट्टी में फास्फोरस ज्यादा है, ठीक है, और जहाँ फास्फोरस ज्यादा होगा वहाँ कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा, रूट नहीं जाएगा। जो मैं गगन वायु तत्व की बात करता हूँ, वापसा नहीं बनेगा, ये सब समस्या आएगी। और ये समस्या आएगी तो कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ रूट। पहले मालूम है रूट कितना चलती थी, यहाँ केला लगा है वहां जड़ दिखती थी 10 फुट आगे, और अब क्या है, अब नहीं दिखती, वहीं जड़ रहती है। मतलब केले से 1.5 फुट वहां जड़ मिलेगी, और जितनी ज्यादा जड़ हो, मतलब अभी ऐसा खोदोगे ना तो सफेद सफेद जड़ बिछी रहनी चाहिए। जितना जड़ ग्रो करेगा उतना प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि उठाता तो वहीं से है। अभी हमारे यहाँ पे हमारे अंकल के यहाँ वो सारे तरीके उन्होंने बंद कर दिए, सिर्फ एक तरीका पिछले 2 साल से अपना रहे हैं। और गांव में उनके बराबर जो है आर्थिक लाभ जो है कृषि से कोई नहीं ले पा रहा है। उन लोगों ने क्या करा, एक टैंक बना दिया, पर डे का ताज़ा गोबर जो निकलता है उसमें एक नल से उसमें पानी आता है, दूसरे से उसको जो है वो मोटर पंप के साथ चलाते हैं। पानी इसका ताज़ा गोबर उस टैंक में डाल देंगे, उसके अंदर पानी गिर रहा है, इधर एक दूसरे पंप से उस सिंचाई के साथ में जा रहा है, और ताज़े गोबर का केवल, कुछ नहीं, कोई गुड़ का इस्तेमाल नहीं, कोई कुछ नहीं करना। वहाँ पे केवल जो है एक जोड़ी बैल है, 2 बैलों का जितना गोबर आता है उसको उठाते हैं, उसमें डाल देते हैं, वो अपने आप मोटर रोटेशन में चल रही है, वो पानी जा रहा है, और उसके बाद क्या वाइट बूट्स जबरदस्त, जहाँ देखो आइए ना, गोबर में क्या केंचुआ इतना आता है उनके यहाँ पे। कई तरह के एसिड्स होते हैं ना ताजे गोबर में, बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं। अभी हम जबलपुर में भी यही करा रहे हैं, हाँ, ताजे गोबर का घोल चलता है। लेकिन क्या होता है, ये आपको परिणाम दिख रहा है। अभी जैसे किसी खेत में शुरुआत करना, मिट्टी में कॉम्पैक्टनेस है, तो कॉम्पैक्टनेस तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तोड़ोगे कुछ नहीं होगा। आपको पौधा लगा दिया और ये शुरू कर दे तो होगा, समय लगता है, धीरे धीरे वो आएगा उठाओ। लेकिन अभी क्या है, हम नए लोगों के पास जा रहे हैं तो पहले ही क्रॉप से हमें रिजल्ट दिखाना जरूरी है, फर्स्ट क्रॉप से। तो रूट डेवलपमेंट के लिए जो जिप्सम है वो जबरदस्त काम करता है। आप अगर 2 टन जिप्सम डलवा दो, बिल्कुल, और 3 टन डलवाओ जिप्सम वो मिट्टी है भाई, वो तो हाँ, मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी 3 टन डलाओ 5 टन लाओ, कोई फर्क नहीं। सस्ता है, बहुत सुंदर है, हाँ, नहीं ना भी हो तो जरूरी है, जरूरी। महंगा भी हो तो जलाना जरूरी, क्योंकि जहाँ जिप्सम जाएगा ना वहाँ मिट्टी को तोड़ देता है। पानी जाएगा ना तो फिर जब वो कड़ा पानी उठे खत्म होगा तो मिट्टी में कड़कपन नहीं आएगा, क्योंकि जिप्सम बीच में है। पोरस रहेगा। हाँ, दूसरा पोरस को इससे ज्यादा तोड़ने का काम करता है रॉक फास्फेट। जहाँ रॉक फास्फेट डाल दो, अगर पानी लग गया और जैसे ही पैर रखोगे ना, पैर अंदर घुस जाएगा। जहाँ रॉक फास्फेट नहीं डालोगे वही पानी डालो, पैर रखो नहीं घुसेगा अंदर। तो रॉक फास्फेट और जिप्सम दोनों की मात्रा। हाँ, ये जितनी मिट्टी है इनमें यानी 1.5 टन रॉक फास्फेट, और रॉक फास्फेट में मिनरल्स हैं प्रचुर, क्योंकि पत्थर का चूरा है। पत्थर का चूरा कहाँ से अच्छा आ रही है रॉक फास्फेट? सागर से। सागर वाला। हाँ, और सागर में भी क्या, अभी मैं जितने भी हैं सबसे हमने कांटेक्ट किया है। अभी क्या है, जो नए व्यक्ति कोई बुलाते हैं ना, आपने जो नंबर दिया था सागर वालों का, हाँ भी मत बुलाना, वो बहुत जो है वो कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। वो मैंने रिकमेंड कर दी, किसी को क्या होता है 10% फास्फोरस निकाल दो, अब वो किसान नापता है क्या फास्फोरस? ये दिक्कत है सर, आप और हम जैसे रिकमेंड कर रहे हैं ना, वो अपनी चाबी चलाना चालू कर देते हैं। कहाँ से अभी फिर कहाँ से? नहीं, आप सोच से ही लो, पूरी जांच करके सबको सोच से रिकमेंड करो। जिसके लाट होंगे, हमारे पास जो है अभी लैब है, जो भी लाट निकलेगा हम जब क्या है अपन डंडा करके रखो ना, ये जांच होती है, गड़बड़ होकर कम बोलते हुए तुम्हारा पैसे ही जो है इसमें से इतना कट जाएगा। सही बात है, जांच होकर के निकलेगा। हाँ, तो अभी जांच होके ही निकलता है जो भी लाट, तो उसके है तो सोल से ही लोगों को बोलो वहीं से लेंगे, क्योंकि
वहां से जाएंगे तो भी वो तो 2 रुपए ज्यादा भी देंगे, क्योंकि वो तो आदमी देख के भाव भी बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो। तो जिप्सम रॉक फास्फेट। तीसरा क्या है कि अभी जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, अगर इसमें जैसे इन्होंने बताया ना लाल मिट्टी में और अच्छी मतलब सेकंड डिवीजन, ये आप लाल मिट्टी यानी समझ जाओ पोटेशियम का ऐसा तो जो पानी लगते ही P2O5 में कन्वर्ट होना आसानी से शुरू हो जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल की पोटेशियम को बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने में बहुत समय लगता है, लाल वाले को नहीं लगता। आप अगर 1 से 2 कुंटल लाल मिट्टी भी डला दो गेहूं में, क्योंकि भाई केला यानी का पोटास ही चाहिए, 10-10 बोरी आप डलवा रहे हो तो पोटास ही चाहिए। 5 से 10 कुंटल 5 कुंटल बिल्कुल एग्रीमेंट करो। रॉक फास्फेट, जिप्सम और ये लाल मिट्टी यानी गेहूं का मैंने बड़ा सोर्स जो है कटनी में लाल मुरूम जनरल नहीं, लाल मुरूम इधर कम है, क्षेत्र में उज्जैन तरफ बहुत ज्यादा है, वो यहाँ पर नहीं है। हाँ, लाल मिट्टी में पानी लगते ही हाँ लगा, हाँ उसमें एक फुरफुरापन आ जाता है। तो अभी क्या करना है कि ये जो है पीली मिट्टी, लाल मिट्टी सब ये जमीन पे डलवाना। और जैसे कि आपने क्या प्रेस मड में काम, मैंने प्रेस मड में मैं 3 शुगर मिल में सराह कर रहा हूँ। प्रेस मड को मैंने खुद डिकम्पोज करवाया है, प्रेस मड डलवाया है, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, जहाँ छोड़ दे आप चले जाओ उधर भैया। जहाँ प्रेस मड जो है जी, प्रेस मड का एक वीकनेस है। प्रेस मड में क्या होता है, प्रेस मड में एक पेट्रोकेमिकल पदार्थ होता है, जो गन्ने के ऊपर सफेद सफेद दिखता है ना, ये पेट्रोलियम पदार्थ है। और ये पेट्रोलियम पदार्थ एक बैक्टीरिया नाशी भी होता है, और मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। अच्छा, ठीक है। तो हम कहीं भी प्रेस मड डला रहे हैं वो बिल्कुल डिकम्पोज होना चाहिए, अन्यथा आप 3-4 साल आप ये जैसे मान लो कि डाला किसान ने, मान लो 3 साल डाला, उसके बाद अगली फसल लेगी तो मिट्टी का कॉम्पैक्टनेस बहुत बढ़ जाएगा, है ना। और दूसरी बात क्या होता है, प्रेस मड में एक ज्वलनशील चीज होती है सल्फर, इससे रिजल्ट भी मिलते हैं, इससे फसल भी खराब होती है, दोनों चीजें। हाँ सही। अगर ये सल्फर जो है एक मिट्टी कॉम्पैक्ट है और ये सल्फर वहाँ गर्मी कर रहा है, तो वो जो वाइट रूट्स है उसको डेवलप नहीं होने देगा। आप केले में देखोगे कि मोटी रूट जो मिलेगी, वो मोटी रूट दरअसल क्या है, क्राउन रूट्स हैं, उसके पे छोटे छोटे जो रोए निकलते वो हैं। तो हमको क्या करना है कि प्रेसमड शुगर मिलों से बात कर दी है और प्रेसमड बनवाना है। भाई हम आपका प्रेसमड उठा रहे हैं, उसको ठीक से डिकम्पोज करवाओ जी। और बिल्कुल आप इसको डला सकते हो, मतलब 1 टन बिल्कुल डला डिकम्पोज का तरीका ऐसा है कि ऐसे छोटे छोटे लंबे लंबे ढेर बनाए, जितने पतले ढेर होंगे उतना प्रेसमड अच्छा बनेगा। ढेर में 10 साल भी रखेंगे प्रेसमड डिकम्पोज नहीं होगा। प्रेसमड में देखते हो कि अंदर एयर नहीं जाता, और कितनी ही बारिश आए अंदर गर्मी रहती है। तो जो भी प्रेसमड को डिकम्पोज करता है, छोटी छोटी ऐसी घार बना ले, छोटी बेड बना, और वो बेड को पलटा करती रहे और पलटा करके उसमें जो है डिकम्पोजर डालते रहे, मतलब इरिगेशन होते रहे, डिकम्पोजर डालते रहे। ये जो डिकम्पोजर है, हाँ, ये जो नहीं, अपना जीवाणु घोल के ही डाले। और प्रेसमड में दूसरा दुर्गंध होता है, निगेटिव होता है, तीसरा ड्रॉप है, हाथ में रखोगे ताकत खत्म, भयंकर दुर्गंध। और मैंने कहा जहाँ दुर्गंध है वहाँ विनाश ही है। आपने जो है थोड़े से फर्टिलाइजर के चक्कर में और लंबे समय तक जीने वाले फंगस डाल दिए, जहाँ भी फंगस होगा फंगस की प्रॉब्लम बढ़नी है। तो जहाँ भी है अपन को शुगर मिलों से बात करना, ताजा प्रेसमड निकला दूसरे दिन या वो सीधे उसमें गिरे, किसमें, ट्रालेन, और सीधे जाके वैसे लंबे लंबे करो। एक बार फंगस डेवलप, जैसे भूरा बन गया तो अब बन गया, अब तो फंगस आ गया, तो हमको ये सब का ध्यान देना है। देखिए प्रेसमड में जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट उतने किसी में नहीं है, क्योंकि गन्ने से केवल शुगर निकला, बाकी तो सब वही है ना प्रेसमड, बाकी सब वही है। फास्फोरस और पोटेशियम और जिंक, सल्फर होता है उसमें 0.25%। तो ये अपन को डिकम्पोज करना है।
दूसरी बात, डिकम्पोज कर केवल डिकम्पोजर से नहीं, सारे फर्टिलाइजर उसमें डलने चाहिए, तब डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजर का बैक्टीरिया कार्बन डिकम्पोज करता है, सल्फर का बैक्टीरिया डालोगे तब तो डिकम्पोज होगा। इसलिए जहां भी डिकम्पोज, अभी कुछ नहीं डालना, ये जो कैप्सूल कल्चर आता है उसमें एसएसबी कल्चर सारे हैं, और जावन मिला के इससे ही डिकम्पोज करो। ये अभी परंपरा करना, या तो किसान लेके आए उसको ऐसे करे, उसको डिकम्पोज करे, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है कि मिट्टी में कॉम्पैक्टनेस है तो राख का इस्तेमाल कर सकता है, ज्यादा नहीं, बस 4-5 बोरी। अच्छा, ये राख दो काम करता है, एक तो क्या है कॉम्पैक्टनेस को तोड़ेगा, और राख में क्या होता है 97% तक फास्फोरस और पोटेशियम होता है। 100 किलो में 97 किलो फास्फोरस और पोटेशियम है, बाकी 3% में ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये भी बहुत अच्छा एक सोर्स है राख, और चूल्हे की राख सबसे उत्तम। और बड़ी इंडस्ट्री की राख नहीं डालना, वो निगेटिव होता है, जहाँ 400 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट होता है, मतलब शुगर मिलों की राख नहीं डलवाना, वो निगेटिव चावल की राख है। ये और चावल की, हाँ वो तो है ही। सामान्य कंडे की राख जैसे हैं, जैसे अमूमन लोग साल भर जो है ना कुछ ना कुछ ये बनाते रहते, गक्कड़ भरता भरता, ये सब राख बहुत काम की, जबरदस्त अल्टीमेट इसके भी रिजल्ट है, ठीक है। तो होटल के चूल्हे से ला सकते हैं। हाँ, तो भूमि क्या है, ये अंतिम जुताई के पहले डलना चाहिए, अंतिम जुताई के पहले, ठीक है। हाँ, और ये डलने कैसे चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या होता है कि ये सेपरेट डलाओगे, मिक्स करके डलाने का कंसेप्ट गलत है। हाँ, सबकी अपनी भौतिक संरचना होती है, जैसी किसी के साथ किसी को मिलाओगे उसकी कोई तीसरी चीज निर्मित हो जाती है, और ये लेयर भी होना चाहिए। थाली अलग है। चलो भोजन करते हैं, फिर आगे कहानी देखते हैं, एक एक करके तैयार। जो